भोरपुर में पीलू चिड़िया अपने पति के साथ रहती थी। उनके एक छोटा बच्चा भी था। दही जमाने में बहुत अच्छी महारत हासिल कर रखी थी। उसका बनाया हुआ दही दूर दूर से पक्षी आकर खरीदते थे और उसके पति का एक डेयरी फार्म था जिसके दूध से पीलू चिड़िया दही जमाया करती थी। पीलू चिड़िया की कामयाबी से कालू कौवा बहुत चिढ़ता था और वो कुछ न कुछ मौका ढूंढता रहता था जिससे उसका धंधा खराब हो सके, लेकिन अभी तक उसे कोई कामयाबी नहीं मिली थी। काम धंधा बढ़ता देखकर पीलू चिड़िया का पति 2-4 गाय और भैंस और खरीद ले आया। एक बार हरिया तोता उसकी दुकान पर आता है। पीलू बिटिया, तुमने दही का व्यापार करके बहुत अच्छा किया है। ये कालू कौवा जो दही जमाता था वह बहुत ही बकवास होता था, कड़वा होता था। तुम्हारा दही तो लाजवाब मीठा होता है। चलो अब आधा किलो पैक कर दो मेरे लिए। ऐसा सुनकर पीलू चिड़िया बहुत खुश होती है। हरिया काका, आपकी तारीफ के लिए शुक्रिया। मैं आपको मलाईदार दही देती हूँ। कालू कौवा पीलू चिड़िया की सफलता को देखकर एक बार फिर चिढ़ जाता है। एक बार कड़क सेठ पीलू की दुकान पर आता है। सब लोग कड़क सेठ को देखकर थोड़े घबरा जाते हैं। कड़क सेठ वहाँ का जमींदार था। पीलू जी, हमने सुना है आपका बनाया हुआ दही बहुत स्वादिष्ट होता है। उसकी लस्सी लाजवाब बनती है। जी मालिक, आपने बहुत सही सुना है। मैं बहुत होशियारी से दही जमाती हूँ, बहुत सावधानी से इसका रख रखाव करती हूँ, इसलिए इस दही का स्वाद बहुत अच्छा होता है। अच्छा ऐसा है तो थोड़ा दही हमें चखाओ। क्यों नहीं, ये लीजिए, ये दही चख के देखिए। कड़क जब पीलू के जमाए हुए दही को चखता है तो वो बहुत खुश होता है। तभी वहाँ पर कालू कौवा आता है और जमींदार की चाटुकारिता करने लगता है। अरे मालिक, आप यहाँ एक बार मेरे जमाए हुए दही को भी चख लीजिए। कड़क जब कालू कौवे के जमाए हुए दही को चखता है, अरे इतना कड़वा दही, तुम जाओ यहाँ से, भागो यहाँ से। इससे डरकर कालू कौवा वहाँ से तुरंत भाग जाता है। कड़क पीलू की ओर देखकर कहता है, पीलू जी, हमारे घर में त्योहार है, आप हमें 50 पैकेट दही दीजिएगा। याद रखे, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपकी दुकान बंद करवा देंगे। नहीं मालिक, आपको टॉप क्वालिटी का दही मिलेगा। पीलू चिड़िया खुशी खुशी घर आती है और अपने पति के साथ वो कड़क जी के लिए दही जमाती है। फिर कुछ काम आने के कारण दोनों घर से बाहर जाते हैं। कालू कौवा मौके की तलाश में उनके घर के बाहर ही था। जैसे ही वो देखता है कि दोनों घर से बाहर गए हैं, वो उनके घर में चुपचाप खिड़की से घुस जाता है। उसके हाथ में 2 नींबू होते हैं। हाँ, ये लोग बहुत ज्यादा कामयाब हो रहे हैं। मैं इनको कड़क की नजर में गिरा दूंगा और फिर इनकी दुकान बंद हो जाएगी। फिर देखता हूँ इनके पास पैसे कहाँ से आएंगे। ऐसा कहकर वो नींबू को दही में निचोड़ने लगता है और वहाँ से भाग जाता है। कुछ देर बाद जब पीलू और उसका पति घर लौटते हैं तो वो अपने बच्चे को चखने के लिए दही देते हैं। तू मम्मी पापा, ये दही तो बहुत कड़वा है। आप लोग कब से ऐसा कड़वा दही जमाने लगे? ये सुनकर पीलू और उसका पति घबरा जाते हैं। पीलू सोचती है, हे भगवान, अब कड़क जी तो हमारी दुकान बंद करवा देंगे। ये दही तो पूरी तरह से खराब हो गया है। लेकिन ये दही खराब कैसे हुआ? हम तो इतनी सावधानी से जमा रहे थे, ये तो मीठा होना चाहिए था। अब जो भी हुआ, अब भगवान ही हमें बचा सकते हैं। ऐसा कहकर वो एक दही के बर्तन को अपने खेत में लेके जाती है और वहाँ पर मिट्टी में डाल देती है और भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान, आप ही हमारी लाज बचाइए। अगले दिन पीलू जब खेत में जाती है तो खेत से बहुत सारे दही के पैकेट निकल आते हैं। ये देखकर वो और उसका पति हैरान रह जाते हैं और खुश भी होते हैं। उन दही के पैकेट्स को वो दोनों पति पत्नी तोड़ते हैं और कड़क को दे आते हैं। कड़क के घर में त्योहार चलता रहता है। दोनों पति पत्नी घबराए हुए होते हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो गई हो। जैसे ही कड़क और उसके घर परिवार वाले दही चखते हैं तो वो पीलू और उसके पति को बहुत शाबाशी देते हैं और तारीफ करते हैं। अरे ऐसा मीठा दही तो लाजवाब है, हमने तो ऐसा दही कभी नहीं खाया। पीलू अपने पति को देखकर मुस्कुराती है। इस तरह से कालू कौवे का प्लान फेल हो जाता है और आखिर में उसे अपनी दुकान बंद करके जाना पड़ता है।
हीरापुर गांव के जंगल में कड़क सेठ बहुत ही अमीर, लालची और धोखेबाज सेठ था। उसके बेहिसाब संपत्ति थी। पेट्रोल पंप, फिल्म थिएटर, गाड़ियों का कारोबार, सोने हीरे की दुकानें वगैरह थी। कड़क जल्द ही एक मॉल भी शुरू कर देता है। पीलू उसी गांव में एक छोटी सी किराना दुकान चलाती थी, लेकिन आजकल उसकी दुकान में भीड़ नहीं रहती थी। वो काफी परेशान रहने लगी। उसी समय टिल्लू आता है। बेला दे दे, एक कोल्ड ड्रिंक देना तो पीलू कहती है, ये लो कोल्ड ड्रिंक। टिल्लू भैया, आजकल ज्यादा लोग मेरी दुकान में आते नहीं हैं। क्या तुम बता सकते हो ऐसा क्यों है? तो टिल्लू कहता है, हाँ, आजकल क्या है ना, सभी चीज ऑनलाइन ही मिल जाती है। माचिस से लेकर कार तक सब कुछ ऑनलाइन इंटरनेट में मिल जाता है। और देखो, एक डिलीवरी बॉय जा रहा है। तो पीलू कहती है, अच्छा, तो ये लोग हैं जो सामान डिलीवर करते हैं ऑनलाइन कंपनियों के लिए, लेकिन इसमें हम छोटे दुकानदारों का क्या फायदा है? तो टिल्लू कहता है, तुम ऐसा करो कि किसी मेन मार्केट जगह में अपनी दुकान लगा लो। बड़ी दुकानों में भीड़ रहेगी, कुछ लोग तुम्हारे यहाँ भी आ जाएंगे। इसके बाद पीलू घर आके अपने पति बंटी को सब कुछ बताती है। तो बंटी कहता है, कड़क सेठ का मॉल इस जंगल में बहुत चलता है, क्यों ना तुम उसी के बगल में दुकान खोल लो, पैसों का इंतजाम मैं कर दूंगा। लेकिन कड़क सेठ बहुत चालाक था। जैसे ही उसे पता चला कि पीलू उसके मॉल के बगल में दुकान खोलना चाहती है, तो वो उसे एक सौदा कर लेता है। देखो बंटी, पीलू मेरे मॉल के सामने तुम्हारी दुकान की कोई औकात नहीं रहेगी। तुम एक दुकान मुझसे खरीद लो, 5 लाख रुपए में, उसी में तुम्हारी भलाई है। तो बंटी कहता है, अगर आप हमें 5 लाख में दुकान देंगे तो हम ले लेंगे कड़क सेठ। तो पीलू कहती है, ठीक है, हम ऐसा ही करते हैं। लेकिन बहुत दिन गुजर जाने के बाद भी उनकी दुकान उन्हें कड़क सेठ नहीं देता है। दोनों पति पत्नी उसके पास जाते हैं। कड़क सेठ, आप हमें हमारा पैसा वापस दे दीजिए, हमें आपसे दुकान नहीं खरीदनी है। तो कड़क कहता है, ठीक है, ये लो 1 लाख रुपए। पीलू कहती है, लेकिन हमने आपको 5 लाख दिए थे ना। तो कड़क कहता है, तो मैंने कहा है क्या बुकिंग कैंसिल कराने के लिए? अब बुकिंग करोगे तो 10 लाख लूंगा। चलो भागो यहाँ से, नहीं तो ये भी नहीं दूंगा। दोनों पति पत्नी दुखी मन से घर आते हैं। तो पीलू कहती है, अब हम क्या करेंगे जी, हमारी पूरी संपत्ति खर्च हो गई है। बंटी कहता है, मुझे सोचने दो, कोई न कोई रास्ता तो निकलना होगा। फिर बंटी अपने दोस्त हरिया के पास जाता है। वो एक ऑटो मैकेनिक था। उसके पास एक पुरानी गाड़ी थी। बंटी अपने दोस्त से पूरी बात कहता है और हरिया उसे उस गाड़ी का उपयोग बताकर एक आइडिया देता है। बंटी बहुत खुश हो जाता है। वो घर आकर पीलू को अपना प्लान बताता है। तो पीलू कहती है, ये तो वाकई बहुत अच्छा प्लान है। अगले दिन बंटी गाड़ी में पूरी किराना दुकान सजा कर निकलता है। लोग बड़ी हैरानी के साथ उसे देखते हैं। तभी जाबाज कहता है, अरे ऐसे सुपरमार्केट तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। तो बबली कहता है, वाह वाह बंटी भैया, पीलू दीदी, आप लोगों ने तो कमाल ही कर दिया है। अब से मैं आपके इस गाड़ी सुपर बाजार से ही सामान खरीदूंगा। तो बंटी कहता है, ये गाड़ी सुपर बाजार पूरे जंगल वालों के लिए सबसे सस्ती दुकान है। मॉल भूल आओ, वहाँ का महंगा सामान भूल जाओ। यहाँ गाड़ी सुपर बाजार से किफायती कीमत में सामान खरीदो। हमारी गाड़ी बाजार आपके पास एक फोन कॉल में खुद ही चल कर आएगी, आपको ऑनलाइन ऑर्डर करने की परेशानी से बचाएगी और मॉल जाने की तकलीफ से भी आपको छुट्टी मिलेगी। इस तरह से बंटी और पीलू अपना गाड़ी सुपर बाजार चलाने लगते हैं और जंगल के पक्षी उनको बुला बुला कर उन्हीं के यहाँ सामान खरीदने लगते हैं। जल्द ही कड़क का महंगा मॉल बुरी तरह से नुकसान में चला जाता है और जो उसने बैंक लोन लिया था वो नहीं चुका पाता है। इस वजह से उसे जेल हो जाती है। फिर पीलू और बबलू हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। बदलापुर एक छोटे से गांव था। यहाँ बबलू अपने ससुराल में रहता था। उसका ससुराल बहुत गरीब था। बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे कोई काम दे नहीं रहा था। एक दिन बबलू बर्गर खा रहा था। तब उसका ससुर आकर उसे कहता है, हाँ हाँ दामाद जी, अच्छे से बर्गर खा लो, सुबह सुबह बर्गर खा लो,
हम लोगों के पास चाय पीने के पैसे नहीं है, लेकिन आप ना बर्गर खा लो। क्या हुआ ससुर जी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? तो क्या करूं दामाद जी, घर में इतनी परेशानी है, गरीबी है, लेकिन आपको एक भी काम नहीं मिल रहा है और आप बर्गर खा रहे हो। मैं तो कह रहा हूँ आप कहीं पर मजदूरी कर लो, हम सब भी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। बबलू बहुत दुखी होता है। बबलू काम की तलाश में घूम रहा था। फिर वो चाय पीने के लिए एक जगह रुका। वहाँ कालू कौवा आया और बात करने लगा। क्या भाई बबलू, कैसे हो? मैं तो आज शहर जाकर बर्गर खा के आया हूँ, वहाँ बहुत अच्छा बर्गर मिलता है। अरे कालू भाई, मैं भी गांव का बर्गर खाया हूँ, लेकिन यहाँ तो सैंडविच और बर्गर में कोई फर्क ही नहीं है। लेकिन तुम बर्गर खाने के लिए इतनी दूर गए, तुम्हारे पैसे खर्च हुए होंगे। देखो भाई, मुझे तो स्वाद अच्छा मिलना चाहिए। अपने गांव के जंगल में एकदम घटिया बर्गर मिलता है। गांव के लोग बर्गर क्या होता है पता ही नहीं है इनको। उनके लिए वड़ा पाव और बर्गर एक ही तो होता है। बड़ी बड़ी दुकानें खोल लेते हैं, लेकिन बर्गर पैटीज ऐसा ही फिसल जाता है। मैं ही नहीं, और भी बहुत से लोग हैं शहर जाकर बर्गर खाते हैं। मैं तो कहता हूँ बबलू भाई, कोई अपने ही गांव में छोटा सा ठेले भी बर्गर का खोल ले तो वो बहुत कमाई करेगा। ये तो आप सही कह रहे हो कालू भाई, मैं एक बार शहर जाकर बर्गर खा के आता हूँ। उसके बाद से बबलू एक दिन शहर जाकर बर्गर खा के आता है। उसके बाद वहाँ पर खाना बनाने की किताबें पढ़ता है और उससे जल्दी ही वो सभी तरह के बर्गर बनाने सीख जाता है। शहर से वापस आकर बबलू अपने दोस्तों को बर्गर्स खिलाता है। सभी को उसके अलग अलग बर्गर्स बहुत पसंद आते हैं। ससुर जी, मैं कुछ काम शुरू करने जा रहा हूँ। क्या काम शुरू करने वाले हो बबलू जी? आप इतने टाइम शहर में क्या सीख के आए हो और पैसे जमा कर लिए हो क्या? बिना उसके तो कोई काम नहीं शुरू कर सकते। आप बस देखते जाइए ससुर जी। ठीक है, देखते हैं अब क्या कमाल करोगे। ऐसे ही एक दिन बबलू बर्गर बनाने लगता है और कालू को बर्गर खाने के लिए बुलाता है। कालू अपनी पत्नी सुंदरी के साथ बर्गर खाने के लिए आता है। अरे वाह बबलू भाई, ये तो शहर से भी बहुत ज्यादा टेस्टी बर्गर है। ऐसा बर्गर आप अपने गांव में बना रहे हो, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। अब मैं शहर नहीं, आपके ही यहाँ बर्गर खाने आऊँगा। अगर तुम्हें पसंद आया है तो सभी को पसंद आएगा कालू भाई। जल्द ही बबलू की बर्गर की दुकान बहुत धूमधाम से चलने लगती है। जल्दी ही वो मुनाफा कमाकर अमीर हो जाता है। ससुर जी, आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि मेरा बर्गर का काम बहुत अच्छा चल रहा है और मैं अपने परिवार के लिए एक घर खरीद लिया हूँ। अब हम सब जल्द ही वहाँ रहने जाएंगे। बर्गर बेचकर कौन घर खरीदता है दामाद जी? घर तो अमीर लोग ही खरीद सकते हैं। आप घर को कल ही देख लेना ससुर जी। और हाँ, आपको मैं अपने हाथ का बर्गर भी खिलाऊंगा। अगले दिन बबलू अपने ससुर को और बाकी के परिवार वालों को अपना नया घर दिखाने के लिए ले जाता है। घर देखकर सभी बहुत खुश होते हैं और अचंभित हो जाते हैं। बबलू का बड़ा सा बर्गर के आकार का घर था। अरे वाह दामाद जी, आपने तो कमाल ही कर दिया। आपने अपने काम को इतना बड़ा कर दिया कि घर भी वैसा ही बना दिया है। मैं तो आपसे बहुत नाराज रहता था क्योंकि मुझे लगता था आप आलसी और कामचोर हैं, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ। अपनी मेहनत से बर्गर की दुकान चलाई और अपना घर भी बना लिया। आखिर दामाद हो तो आपके जैसा। आपका आशीर्वाद है ससुर जी। अब ये बर्गर खाइए। और बबलू के बर्गर का घर पूरे जंगल में प्रसिद्ध हो जाते हैं। उसका बर्गर का घर इतना फेमस हुआ कि वहाँ पर देश विदेश से लोग पिकनिक मनाने आते थे। इससे उसकी कमाई 4 गुना बढ़ गई। अपनी मेहनत और लगन से बबलू आगे भी स्वादिष्ट बर्गर बनाता रहा और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा।
शिल्पल नगर के गांव में सुंदरी बहुत घमंडी और अमीर जमींदारिन थी। वो गरीब लोगों को ब्याज पे पैसे उधार देती थी और जब गरीब उसे उधार के पैसे लौटा नहीं पाते थे तो वो उनकी जमीन को हड़प लेती थी। ऐसे ही एक दिन बबली उसके पास पैसे उधार लेने के लिए जाती है। सुंदरी सेठानी, आप मुझे 1 लाख उधार दोगी क्या? मैं आपको अगले साल वापस कर दूंगी। मुझे कैसे पता कि तुम मुझे पैसे वापस कर दोगी? तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें नहीं जानती हूँ। मैं यही इसी जंगल में रहती हूँ। सेठानी जी, गरीब किसान हूँ, छोटी सी जमीन है मेरी। अच्छा, तो तुम मुझे अपनी जमीन गिरवी रख दो, मैं तुम्हें पैसे उधार दे दूंगी। वैसे कितनी बड़ी जमीन है तुम्हारी? मेरी 10 एकड़ की जमीन है, आप गिरवी रख लो। ठीक है, यहाँ अंगूठा लगाकर पैसे ले जाओ, लेकिन याद रखना पैसे नहीं चुकाए तो जमीन मेरी। फिर बबली उन पैसों से खाद और दवाइयाँ लाती है और खेत में दिन रात बहुत मेहनत करके फसल उगाती है। इस बार उसकी अच्छी फसल हुई थी। ऐसे ही एक दिन सुंदरी उसके खेत के पास से निकल रही थी। तभी उसकी नजर बबली की खेत में जाती है। अरे वो टिल्लू, कहाँ घूम रहा है? ये बता कि ये खेत किसका है जिसमें इतनी बढ़िया फसल उगी है? सेठानी जी, ये खेत बबली का है। उसी बबली का जिसने मुझसे पैसे उधार लिए हैं? अरे वाह, इसका मतलब ये जमीन और ये फसल और इसका मुनाफा मेरा हुआ। फिर सुंदरी बबली से मिलती है। क्यों बबली, इस बार तो तुम्हारी फसल बहुत अच्छी हुई है, लगता है बहुत मेहनत करी हो। जी सुंदरी जी, मैं फसल बेचकर आपका उधार लौटा दूंगी। उसके बाद घर में बेटी भी है, उसकी शादी भी करनी है। ठीक है, ब्याज मिलाकर 3 लाख दे देना। क्या? लेकिन मैंने तो बस 1 लाख ही उधार लिए थे सेठानी जी। हाँ, तो ब्याज चढ़ा के और 2 लाख हो गए हैं। तुम अनपढ़ गंवार लोग कुछ नहीं समझते। ये तो अन्याय है सुंदरी जी। फालतू की बात मत कर, नहीं तो मैं तुझे घर में भी नहीं रहने दूंगी। मैं आपके पैसे नहीं चुका पाऊंगी। नहीं, आप मेरी जमीन ही रख लो। शाम में बबली अपने घर आई और अपनी बेटी पीलू को रोते रोते सब कुछ बता दी। मैं उस लालची सेठानी को देखती हूँ, वो अपने आप को क्या समझती है। आप चिंता मत करो माँ, अब मैं उससे सभी चिड़ियों की हड़पी हुई जमीन वापस करवाऊंगी। पीलू अपनी सहेली हरी के साथ एक प्लान बनाती है। दोनों सहेलियां एक छोटी सी खेत की जमीन में एक नकली पेड़ लगाती है और फिर उस पेड़ को लाल रंग से रंग देती है। फिर वो दोनों उसकी डालियों में सोने, चांदी, डायमंड्स के गहने चिपका देती है, जिससे ऐसा लगता है कि वो गहने उसी पेड़ के फल हो। अब आएगा मजा, लालची सुंदरी कैसे फंसेगी देखना। इसके बाद पीलू चिड़िया हरी तोती के साथ जानबूझकर सुंदरी के पीछे जोर जोर से बातें करती है। अरे तूने देखी क्या उस लाल पेड़ को जो उस खेत में उगा है? उसमें से फल की जगह गहने उग रहे हैं। नहीं तो चल दिखा मुझे। ये सुनकर सुंदरी पीलू और हरी के पीछा करने लगती है। जब वो दोनों खेत पहुँचते हैं तो अरे, क्या ये असली सोने जवाहरात है? सेठानी जी, आप कब आ गई यहाँ? खैर, हमने तो हीरे जवाहरात कभी नहीं देखे हैं। आप खुद ही देख लो कि सोना चांदी हीरा असली है कि नहीं। वैसे सेठानी जी, आपको बता दूं कि कल बहुत बड़े जमींदार आ रहे हैं जो इस जमीन को खरीद लेंगे, इसके साथ ये पेड़ भी। ऐसा क्या? तो एक बार मुझे इसके गहने दिखाओ। फिर पीलू और हरी तोती गहने दिखाते हैं। अरे, ये तो सही में हीरे हैं, हीरे। चलो, अच्छी बात है। अब हम ये जमीन उस शहर वाले सेठ को बेच देंगे। नहीं, ये जमीन तो मुझे चाहिए। लेकिन आपके पास इतने पैसे हैं क्या सेठानी जी? अरे पीलू, तुम गरीब लोग गरीब ही सोचोगे। इसके लिए तो मैं अपनी पूरी जमीन जायदाद बेच दूंगी, लेकिन मैं इस पेड़ की जमीन को खरीद के ही रहूंगी। ठीक है, तो फिर सौदा पक्का। आपकी पूरी संपत्ति के बदले में ये जमीन। ये लीजिए इस जमीन के कागजात। लेकिन पहले आप अपनी संपत्ति के कागज मेरे नाम कर दीजिए,
फिर सुंदरी अपनी पूरी संपत्ति, जमीन जायदाद, गाड़ियाँ, हवेली पीलू के नाम कर देती है और उस छोटी से पेड़ वाली जमीन को बदले में ले लेती है। अगले दिन कुछ लोग उस पेड़ के पास इकट्ठा होते हैं। क्यों गरीब लोग, कैसा लगा मेरा ये गहनों का पेड़? जरा हमें भी दिखाना गहने सेठानी जी। ये देखो। फिर सुंदरी उन्हें गहने दिखाती है। तभी टिल्लू के बगल में खड़े हुए पक्षी के हाथ से उस हार में पानी गिर जाता है और उसका सुनहरा रंग मिट जाता है। अरे ये क्या, पीलू मुझे लूट ली, बर्बाद कर दी। ये तो नकली लोहे की चेन है जिस पर सोने का नकली रंग लगा हुआ था। इस तरह से सुंदरी को उसकी धोखाधड़ी की सजा मिल जाती है और पीलू की मदद से बबली और बाकी जंगल के पक्षियों को उनकी लूटी हुई जमीन वापस मिल जाती है। फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। अमीरपुर गांव में पीलू एक पानीपुरी का ठेला चलाती थी। पीलू पानीपुरी बेचकर अपना गुजारा किया करती थी। उसकी खासियत ये थी कि फायर पानीपुरी बेचती थी, जिसको खाने के लिए बहुत भीड़ लगी रहती थी। पीलू की बेटी पिंकी शहर में पढ़ाई करती थी। पढ़ाई खत्म होने के बाद वो गांव वापस आती है। मम्मी, आप ये पानीपुरी का ठेला बंद क्यों नहीं कर देती हो? बेटी, इसी से तुम्हारी पूरी पढ़ाई का खर्चा निकला है और ये घर भी इसी से चलता है। आगे तुम्हें भी ये काम संभालना है। मैं ये फालतू का काम नहीं करूँगी मम्मी। तुम शहर में जाकर बिगड़ गई हो। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। लेकिन पिंकी पीलू की कोई बात नहीं मानती है और एक दिन वो एक कपड़े की दुकान खोल लेती है। तो हरी तोती उससे पूछती है, ये कपड़े कितने के दिए पिंकी? जी आंटी, ये 1000 का है। 1000 का? दिखने में तो 200 रुपए का लग रहा है। इतना महंगा क्यों है ये? वो आंटी, मैं फैशन डिजाइनिंग करके आई हूँ ना, ये डिजाइनर कपड़े हैं। अरे हमें क्या करना, तू फैशन डिजाइन करी है कि नहीं? हमें तो सस्ते अच्छे कपड़े चाहिए। इस तरह से पिंकी को कपड़े के काम में नुकसान होता है और उस धंधे को वो बंद करना पड़ता है। इसके बाद पिंकी ब्यूटी पार्लर खोलती है और उसको उस काम में भी नुकसान हो जाता है, क्योंकि गांव की उधार में मेकअप करवाकर चली जाती थी और पैसे नहीं देती थी। इस पर वो रोने लगती है। माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे जमा किए हुए पैसों से 2-2 दुकानें खोली, लेकिन एक भी नहीं चली और पैसे भी डूब गए। अब तुम जैसा बोलोगी मैं वैसा ही करूँगी। देख बेटी, और तुमको पानी पूरी बहुत पसंद आती है और उसमें उधार भी नहीं होता है। मैं फायर पानी पूरी बनाती हूँ जो पूरे जंगल में कोई नहीं बनाता है। मैं तुझे वो सिखा देती हूँ। इस तरह से पीलू अपनी बेटी पिंकी को फायर पानी पूरी बनाना सिखा देती है और थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद पिंकी उसे बनाने लगती है। फिर पिंकी पीलू के पानी पूरी के ठेले में उसकी मदद करती थी। सारे पक्षी पीलू की बहुत तारीफ करते थे। इसको देखकर पिंकी कहती है, माँ तुम ठीक कहती थी, कोई भी काम बड़ा छोटा नहीं होता है। तुमको यहाँ इतनी इज्जत मिलती है और मुझे कपड़े की और पार्लर की दुकान में नहीं मिलती थी। माँ, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। अब से मैं भी लोगों को फायर पानी पूरी खिलाऊंगी। इसके बाद से पिंकी अपना सबक सीख जाती है और मेहनत से पीलू का साथ देती है। फिर दोनों माँ बेटी बहुत खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक गांव के एक जंगल में पीलू और बंटी नाम के पति पत्नी रहते थे। उनका एक बेटा था टिल्लू। दोनों पति पत्नी हर छोटी छोटी बात में झगड़ा करते थे। उन दोनों के झगड़े में टिल्लू बहुत परेशान होता था। एक दिन बबलू अपने बेटे को बर्गर लाके देता है। तभी वहाँ पीलू आ जाती है। सुनो जी, ये क्या बेकार की चीज खिला रहे हो मेरे बेटे को? मैं तो इसके लिए ताजी सब्जियों वाला नूडल्स बना रही हूँ, लेकिन आप जानबूझकर इसे ये बर्गर दे रहे हो जिससे ये मेरा हाथों का नूडल्स नहीं खा सके। टिल्लू, तू ये फालतू का बर्गर कचरे में फेंक दे। मैं ये बर्गर अपने बेटे के लिए सबसे महंगे फास्ट फूड रेस्टोरेंट से लाया हूँ और तुम होती कौन हो मेरे बेटे को भड़काने वाली? बेटा, तुम्हारी माँ की मैगी को तुम गड्ढे में फेंक दो। ये सुनकर पीलू बहुत गुस्सा हो जाती है
और एक बार फिर से दोनों पति पत्नी झगड़ा करने लगते हैं। मम्मी पापा, मैं बर्गर और नूडल्स दोनों खा लूंगा, आप लोग झगड़ा करना बंद कीजिए। इसके बाद टिल्लू बर्गर में नूडल्स डालकर खाने लगता है। एक दिन बंटी पीलू के लिए हलवा लेकर आता है। पीलू, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट हलवा लाया हूँ। वाह जी, मैं भी आपके लिए आपकी फेवरेट चाय बना रही हूँ। अरे वाह मम्मी पापा, आप दोनों कितने प्यार से बातें कर रहे हैं। आज टीवी में न्यूज़ आई थी कि लोगों को कंपनी से निकाल रहे हैं। क्या आपको भी नौकरी से निकाल दिए हैं क्या? हाँ, मुझे निकाल दिए हैं। अब घर का खर्च तुम थोड़े दिनों के लिए चलाना पीलू। अरे लेकिन EMI कैसे भरेंगे? हम तो बर्बाद हो जाएंगे। मम्मी पापा, मेरे पास एक आइडिया है। आप दोनों मुझे नूडल्स और बर्गर खिलाने के लिए झगड़ा करते थे ना, और मैं दोनों को मिलाकर खा जाता था। नूडल बर्गर खाना मुझे बहुत पसंद है और सभी को नूडल और बर्गर पसंद आते हैं ना। क्यों ना आप मिलकर इसी को बेचने का काम शुरू कर दो। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। हाँ, सभी बच्चों को नूडल और बर्गर बहुत पसंद होते हैं। ऐसे कॉम्बिनेशन पूरे जंगल में कहीं नहीं है। हमारी दुकान खूब चल निकलेगी। और जल्द ही दोनों पति पत्नी नूडल बर्गर की दुकान शुरू कर देते हैं। पीलू वेज नूडल्स, एग नूडल्स और चिकन नूडल्स बनाया करती थी और बंटी बर्गर बनाया करता था और वो कस्टमर्स को सर्व करने लगे। इस तरह से दोनों की दुकान बहुत अच्छे से चल निकली। पीलू और बंटी का झगड़ा अब बंद हो चुका था। दोनों में प्यार बढ़ने लगा था और वो लोग बहुत पैसे कमाने लगे थे। बेटा टिल्लू, ये तुम्हारी ही आइडिया का कमाल है जो नूडल बर्गर लोगों को पसंद आ रहे हैं। हम खुद नौकरी करते थे, लेकिन अब हम लोगों को नौकरी दे रहे हैं। मेरे लिए तो आप दोनों का प्यार से साथ रहना ही सबसे अच्छी बात है। मम्मी पापा, आप हमेशा से ऐसे ही रहना। फिर पीलू और बबलू कभी भी झगड़ा नहीं किए और सब खुशी खुशी साथ रहने लगे। चीनू और पिंकी दोनों भाई बहन हैं और अपने मम्मी पापा के साथ रहते हैं। आज चिल्ड्रंस डे है, इसलिए सुबह सुबह उनके मम्मी पापा उनके पास आते हैं। हैप्पी चिल्ड्रंस डे बच्चों, आज बताओ क्या खाओगे? मैं तुम्हारी पसंद का ही खाना बनाऊंगी। मम्मी आप आलू का पराठा बना दो, मुझे वो बहुत पसंद है। और चीनू तुम? मैं भी आलू का पराठा खा लूंगा, मुझे भी तो ये बहुत पसंद है। बाकी तो आज स्कूल में पार्टी रखी ही गई है, वहाँ भी तो बहुत कुछ खाने को मिलेगा। चलो बच्चों, जल्दी से स्कूल के लिए तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें स्कूल छोड़कर आ जाता हूँ। दोनों बच्चे नहा धोकर जल्दी से तैयार हो जाते हैं। तब तक उनकी मम्मी आलू के पराठे बना देती है। दोनों पराठे खाकर स्कूल के लिए पापा के साथ निकल जाते हैं। पापा दोनों को स्कूल में छोड़ देते हैं। बच्चों आज खूब मस्ती करना, आज तुम्हारा ही दिन है। बाकी मेरी तरफ से भी हैप्पी चिल्ड्रंस डे। पापा ऐसा कहकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और चीनू और पिंकी अपनी क्लास में जाकर बैठ जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि आज उनकी क्लास बहुत ही सजी हुई है। फूल मालाएं और रंगोली बनी हुई है। कुछ देर बाद उनके क्लास टीचर उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं, बच्चों हैप्पी चिल्ड्रंस डे। आज आपको जो करना है आप वो कर सकते हैं, आप पर कोई बंदिश नहीं है। वैसे बच्चों, कोई मुझे बताएगा कि हम चिल्ड्रंस डे क्यों मनाते हैं? तभी पिंकी अपना हाथ खड़ा करती है और कहती है, सर हम चिल्ड्रंस डे इसलिए मनाते हैं क्योंकि आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती उत्सव है और उन्हें क्योंकि बच्चे बहुत प्यारे थे तो आज के दिन चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। गुड पिंकी। इसके बाद क्लास टीचर वहाँ से चले जाते हैं और सभी बच्चे ग्राउंड में जाकर खेलने लगते हैं। कोई क्रिकेट खेलने लगता है तो कोई बैडमिंटन तो कोई फुटबॉल। आज सभी बच्चे बहुत खुश थे। पिंकी और चीनू भी बैडमिंटन खेल रहे थे। तभी पिंकी की नजर स्कूल के बाहर खड़े दो गरीब बच्चों पर जाती है, जिनके कंधों पर थैले लदे हुए थे और उनके कपड़े फटे हुए थे, जो उन्हें बड़ी आस भरी नजरों से देख रहे थे। पिंकी को उन पर बहुत दया आती है, इसलिए वो उनके पास जाती है और कहती है, तुम भी हमारे साथ खेल
खेलना चाहोगे? नहीं नहीं, किसी ने देख लिया तो बहुत मार पड़ेगी। नहीं, तुम्हें कोई नहीं मारेगा, चलो हमारे साथ। चीनू और पिंकी उन दोनों बच्चों को स्कूल के अंदर ले आते हैं और उन्हें भी अपने साथ खिलाते हैं और खाने के लिए मिठाई और चॉकलेट भी देते हैं। अब हम चलते हैं, हमें कबाड़ इकट्ठा करना है। अगर कबाड़ इकट्ठा नहीं किया तो बहुत मुसीबत हो जाएगी, हमें खाना भी नहीं मिलेगा। क्या तुम स्कूल नहीं जाते? हम बहुत गरीब हैं, स्कूल की फीस बहुत महंगी होती है जो हमारे माँ बाप नहीं भर सकते। तभी उन बच्चों पर गार्ड की नजर पड़ती है और वो उन्हें स्कूल से बाहर निकालने लगता है। चलो चलो निकलो यहाँ से, पता नहीं कहाँ से आ जाती हैं। 2 मिनट के लिए नजर क्या हटी, तुम तो अंदर ही घुस गए। चलो निकलो यहाँ से। गार्ड अंकल, इन्हें मत निकालो ना, ये हमारे साथ खेल रहे हैं, इन्हें खेलने दो। अरे बेटी, इन्हें बाहर नहीं निकाला तो मुझे काम से निकाल दिया जाएगा। तभी चीनू के क्लास टीचर उनके पास आते हैं। कोई तुम्हें काम से नहीं निकालेगा, ये भी बच्चे हैं, इनका भी खेलने का मन करता है, खेलने दो इन्हें। बच्चों, तुम स्कूल में पढ़ना चाहोगे? बच्चे ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। शिक्षा पर सभी का हक है और कल तुम अपने माँ बाप को स्कूल लाना, मैं उनसे बात करूँगा और तुम्हारी पढ़ाई का खर्च खुद ही उठाऊंगा। बच्चे ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं, साथ ही चीनू और पिंकी भी, क्योंकि उन्हें नए दोस्त जो मिल गए थे, इसलिए वो सभी मिलकर खेलते हैं और चिल्ड्रंस डे का सही फायदा उठाते हैं।